हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे भारतीय नदियों के बारे में, भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें अभी तक की बात करें तो हम गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने चीज़ें स्टार्ट करी थी। गंगा नदी तंत्र हम समझ रहे थे, गंगा के बारे में हमने चीज़ें देखी और उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज हम कंटिन्यू करते हैं। जो गंगा नदी तंत्र में जो नदियाँ आती हैं, कि जो सहायक नदियाँ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। एक बार लास्ट क्लास के बारे में चर्चा करें, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था, क्या क्या चीज़ें पढ़ी। जैसे कि गंगा नदी तंत्र की यहाँ पे बात करते हैं तो गंगा नदी तंत्र में मुख्य रूप से हमें जो नदियां हैं दो भागों में डिवाइड करके पढ़नी होती हैं। एक तो जो गंगा की सहायक नदियां हैं जो बाएं तट से मिलती हैं, गंगा की सहायक नदियां जो बाएं तट से मिलती हैं, और दूसरी साइड हम देखें तो दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में हमें चर्चा करनी है। अभी तक लास्ट क्लास में हम देखें तो गंगा हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे गंगा में बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, यानी कि सबसे पहले जो आज हमारी नदी रहेगी राम गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर आएंगे दूसरी साइड में दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ, उसमें चर्चा करेंगे यमुना, टोंस, करमना सा, पुनपुन और सोन नदियों के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गंगा के बारे में, जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा के रूप में निकलती है। भागीरथी निकलती है गंगोत्री हिमनद से और अलकनंदा की बात करें तो कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ हिमनद से। दोनों आके भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में दोनों नदियां आके एक दूसरे में मिलती हैं। एक दूसरे में मिलने के बाद में ये नदी कहलाती है गंगा। जब ये गंगा आगे जाती है और बांग्लादेश में जाने के बाद में पुनः ये विभाजित हो जाती है दो भागों में। एक तो ये एक इसकी जो शाखा है भागीरथी और दूसरी जो इसकी इससे एक अलग होती है वितरिका, इसकी हुगली नदी के रूप में। हुगली की बात करें तो ये हुगली कोलकाता में प्रवाहित होती है और भागीरथी आगे आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाने के बाद में जो एक गंगा नदी है ये क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना जब आपस में मिल जाती हैं, दोनों नदियों के मिलन के बाद में जो इसका नाम पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों मेघना नदी। कौन सी नदी, मेघना नदी। और अंतिम रूप से जो सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करती है वो नदी कौन सी रहेगी, तो आपको याद रखना है कौन सी, मेघना नदी रहेगी। कौन सी नदी रहेगी दोस्तों, मेघना नदी रहेगी। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बताया कि इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं बाएं तट से और दाएं तट से। ठीक है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं बाएं तट वाली नदियों की। तो बाएं तट वाली नदियों में कौन सी रहेगी, सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। गोमती की बात करें तो गोमती की एक स्पेशल बात हमने आपको क्या बताई थी कि गोमती एकमात्र ऐसी नदी है बाएं तट की जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश से निकलती है। बाकी सभी नदियां जो हैं कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। और दाएं तट की नदियों की बात करें तो वो तो क्या है, ज़्यादातर मौसमी नदियां हैं, हिमालय से नहीं निकलती हैं। तो इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये डिटेल हमने देखी थी लास्ट क्लास में। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है, इससे पहले वाली हमने डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस की थी, वो क्लास आपको देखनी है सभी विद्यार्थियों को। ठीक है। उसके अलावा आज हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। ये हमने विभाजन के बाद जो नदियां हैं किस तरीके से विभाजित होती है वो देखे, नदी के उपनाम हमने देख लिए थे। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं, वो प्रमुख शहर हमने देखे थे। यहाँ पर एक पॉइंट हमारा रह गया था गंगा नदी के बारे में कि गंगा के किनारे एक अभ्यारण्य स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। विक्रमशिला अभ्यारण्य। विक्रमशिला अभ्यारण्य जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है, गंगा नदी के किनारे है। और ये प्रसिद्ध किस लिए है, गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है विक्रमशिला अभ्यारण्य। और बात करें गंगा डॉल्फिन की तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में। तो इसमें गंगा में एक पॉइंट और डाल लें, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे गोमती के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट आप डाल लें, गंगा के किनारे बसा अभ्यारण्य। गंगा में ही लिखना है आपको ये पॉइंट, गंगा के किनारे बसा अभ्यारण्य।
तो गंगा के किनारे बसे अभ्यारण्य की बात करें तो आपको प्यारे दोस्तों एक अभ्यारण्य यहाँ पे याद रखना है, और कौन सा अभ्यारण्य रहेगा, ये विक्रमशिला अभ्यारण्य। कौन सा? विक्रमशिला अभ्यारण्य। विक्रमशिला अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भागलपुर बिहार में। कहाँ पर स्थित रहेगा? भागलपुर बिहार। विक्रमशिला अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। खास विशेषता क्या है इसकी, प्रसिद्ध क्यों है? तो आपको याद रखना है गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध। प्रसिद्ध किस लिए है? प्रसिद्ध गंगा डॉल्फिन के लिए। गंगा इसलिए प्रसिद्ध है गंगा डॉल्फिन के लिए। और बात करें इस गंगाई डॉल्फिन की, तो इस गंगाई डॉल्फिन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जलीय जीव। गंगाई डॉल्फिन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया था? डेट भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। 5 अक्टूबर 2009 को। कब? 5 अक्टूबर 2009। ये इम्पोर्टेंट डेट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने ही हैं प्यारे दोस्तों। एक तो ये तिथि आपको याद रखनी है 5 अक्टूबर 2009, और किसके लिए प्रसिद्ध है? गंगा डॉल्फिन के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा? विक्रमशिला अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे गंगा की जो बाएं तट वाली नदियां हैं। ये पॉइंट यहां तक एक बार आप नोट कर लें सभी दोस्त। यहां पर अपनी गंगा खत्म होती है। उससे पहले अगर आपने किसी विद्यार्थी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन का अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो सभी विद्यार्थियों को थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर में जाना है प्यारे दोस्तों। प्ले स्टोर में इस लोगो के साथ में आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा, और ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसमें बहुत सारे पेड कोर्सेज के अलावा आपको फ्री कंटेंट यहाँ पे मिलता है। पेड कोर्सेज में आपको रेगुलर चीज़ें हैं, कंटिन्यू क्लासें वहाँ पे आपको मिलती हैं, थ्योरी मिलती है इंपॉर्टेंट जो भी रहेगी एग्जाम की, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलती हैं, करंट अफेयर मिलती हैं, नोट्स आपको यहाँ पे हर एग्जाम के मिलते हैं दोस्तों। उसके अलावा ई बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। सिलेबस रहता है हर एग्जाम का। बुक्स अलग से हार्ड कॉपी जो बुक होती हैं वो आपको मिलती हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मंगानी है तो ई बुक आपको एप्लीकेशन में मिल जाती हैं। उसके अलावा हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर यहाँ पे अवेलेबल है। डेली क्विज आपको मिलती हैं, ऑडियो नोट्स, जॉब अलर्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों। तो एप्लीकेशन सभी विद्यार्थियों को ज़रूर से डाउनलोड करना है। और उसी के अलावा अभी तक आपने थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इस तरीके के लोगों के साथ में आपको दिखाई देगा। आपको सर्च करना है तो टेलीग्राम आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उसके अलावा आपके अगर कोई डाउट होते हैं तो आप टेलीग्राम पे एप्लीकेशन पे पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज में आपके कोई डाउट होते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपको हेडिंग डालनी है प्यारे दोस्तों। हम सबसे पहले ये पार्ट उठाते हैं, बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। हमारा कौन सा रहेगा? बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। हेडिंग डालें, बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। गंगा में बाएं तट पर मिलने वाली बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। और बाएं तट पर मिलने वाली नदियों की बात करें तो जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कौन कौन सी पढ़नी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। कितनी पढ़नी है कुल मिला के? 1 2 3 4 5 और ये 6।
ये 6 नदियां हमें पढ़नी है जो बाएं तट से गंगा में आकर मिलती हैं प्यारे दोस्तों। और इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कौन सी, रामगंगा। बाएं तट पर मिलने वाली नदियों की बात करें तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें रामगंगा नदी के बारे में। छह नदियां हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालें रामगंगा। बात करें इस रामगंगा की तो हिमालय से निकलने वाली पहली सहायक नदी है गंगा की। हिमालय से निकलने वाली पहली सहायक नदी या बाएं तट से मिलने वाली पहली सहायक नदी जो रहेगी गंगा की, कौन सी रहेगी प्यारे दोस्तों, रामगंगा। बात करें इस रामगंगा के उद्गम की, कहां से उद्गम होता है, नैनीताल उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। गंगा की पहली हिमालयी सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आके किस में मिल जाती है ये, गंगा नदी में। यानी कि गंगा के साथ इसका जो मिलन बिंदु होगा वो कहां पर होगा, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। इस कन्नौज उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत की इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की इत्र नगरी कन्नौज, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की पीतल नगरी, पीतल नगरी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज हुई, उद्गम देखा, इसका संगम बिंदु हमने देखा। इसके किनारे एक अभ्यारण्य बसा हुआ है प्यारे दोस्तों, भारत का पहला जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है आपसे पूछ लिया जाए तो इसी रामगंगा के किनारे बसा हुआ है, रामगंगा के किनारे। इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1972 में, इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1973 में भारत में पहला नेशनल पार्क स्थापित किया गया और उसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। ये कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हैं जो रामगंगा के बारे में आपको याद रखने हैं। तो आप हेडिंग डालें रामगंगा, हेडिंग आपको डालनी है प्यारे दोस्तों रामगंगा नदी। देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है इसका उद्गम। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसका आपको याद रखना है उद्गम। उद्गम की बात करें, क्या बताया, नैनीताल उत्तराखंड से, नैनीताल नैनीताल उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। गंगा की पहली हिमालयी सहायक नदी है, गंगा की पहली हिमालयी सहायक नदी है। गंगा की पहली हिमालयी सहायक नदी है कौन सी, रामगंगा। बात करें इस रामगंगा की तो इसका गंगा में मिलन कहाँ पे होता है या गंगा में इसका संगम बिंदु देखें तो कहाँ पर रहेगा, कन्नौज में। गंगा में मिलन, गंगा में मिलन कहाँ पे होगा, क्या बताया था, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के यूपी के कन्नौज में। कन्नौज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, एक तो गंगा का संगम बिंदु हो गया, रामगंगा और गंगा आपस में कहाँ मिलती हैं, कन्नौज यूपी में। दूसरा जो ये कन्नौज है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है कि क्या कहा जाता है, भारत की इत्र नगरी नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध। इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, कन्नौज। कौन सा हो जाएगा, ये जो कन्नौज है ये इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की पीतल नगरी, अगर पीतल नगरी आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है मुरादाबाद, भारत की पीतल नगरी।
भारत की पीतल नगरी। और भारत की पीतल नगरी आपसे पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है मुरादाबाद। मुरादाबाद, और ये मुरादाबाद भी कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश में। भारत की पीतल नगरी कौन सी? मुरादाबाद, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके अलावा इस रामगंगा पर एक अभ्यारण्य हमने बताया, कौन सा अभ्यारण्य बसा हुआ है प्यारे दोस्तों? रामगंगा के किनारे एक अभ्यारण्य आपको याद रखना है, किनारे बसा अभ्यारण्य। रामगंगा के किनारे कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, या इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? हेली नेशनल पार्क। का दूसरा नाम क्या है प्यारे दोस्तों? हेली नेशनल पार्क। हेली दूसरा क्या है? हेली नेशनल पार्क। खास विशेषता इसकी क्या रहेगी? आपको याद रखनी है इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य की, या यूं कहें कि इस हेली नेशनल पार्क की। भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। भारत का पहला नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया जाए कौन सा रहेगा प्यारे दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो इसमें 2 पॉइंट आप नोट करें फटाफट से साथ साथ में। भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला भारत का पहला नेशनल पार्क रहेगा कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। स्थापना और नोट कर लें इसकी। वर्ष 1973 में स्थापित, वर्ष 1973 में स्थापित। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं रामगंगा नदी के बारे में। एक बार दोबारा से देखें क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बातें हम नहीं देखेंगे, ज़्यादा चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे कि चीज़ें आपको याद ना हो। एग्जाम ओरिएंटेड हमारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी संभावनाएं हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। देखिए, रामगंगा उद्गम कहाँ से होगा? नैनीताल उत्तराखंड से। गंगा की पहली सहायक नदी है कौन सी? जो हिमालय से निकलती है। गंगा में कहाँ पे आके मिलती है? गंगा में मिलन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। इस कन्नौज की बात करें तो कन्नौज क्या है? इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कन्नौज। और पूछ लिया जाए पीतल नगरी के नाम से क्या है? पीतल नगरी के बाद नाम से प्रसिद्ध है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसी रामगंगा के किनारे एक नेशनल पार्क है, एक अभ्यारण्य बसा हुआ है, कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, या इसका जो दूसरा नाम है क्या रहेगा? हेली नेशनल पार्क। ठीक है। इस हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट की बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी स्थापना होती है 1973 में। किसके तहत? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इसके तहत? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1973 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। ये पॉइंट यहाँ तक नोट करें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। रामगंगा के बाद में हमें कौन सी नदी देखनी है? देखिए,
रामगंगा आपने देखी। रामगंगा के बाद में दोस्तों हमें देखनी है गोमती नदी। कौन सी? गोमती। कहाँ से उद्गम होता है? फुलर झील उत्तर प्रदेश से। उद्गम कहाँ से होगा? फुलर झील उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम होगा। और गंगा में मिलन की अगर बात की जाए तो कहाँ पे होगा? उद्गम गोमती कहाँ से? फुलर झील उत्तर प्रदेश से। और ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसका गंगा में मिलन हो जाता है। कहाँ पर? गाजीपुर में। चलिए हेडिंग डालें गोमती के बारे में। आज गंगा वाली सारी नदियां कंप्लीट करेंगे, चाहे समय थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए अपना, ताकि फिर नेक्स्ट 2 या 3 क्लासों में अपना जो भारतीय नदियां हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। हेडिंग डालें कौन सी? गोमती। रामगंगा के बाद में कौन सी नदी रहेगी? गोमती। गोमती की बात करें, उद्गम क्या रहेगा? फुलर झील उत्तर प्रदेश। फुलर झील कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत जिले में। पीली उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम होता है गोमती का। इसमें आपको एक नोट लगा के लिखना है कि गंगा में बाएं तट से मिलने वाली एकमात्र नदी रहेगी। एक नोट डाल लें यहाँ पे आप। एक नोट डालना है आप सभी को। एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती, हिमालय से नहीं निकलती। बाएं तट से गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। कौन सी रहेगी? आपको याद रखना है गोमती नदी। कौन सी रहेगी दोस्तों? गोमती नदी एकमात्र जो हिमालय से नहीं निकलती। तो कहाँ से निकलती है फिर? फुलर झील उत्तर प्रदेश से। कहाँ से निकलती है प्यारे दोस्तों? फुलर झील उत्तर प्रदेश से। गंगा में मिलन मिलन कहाँ पे होगा? गाजीपुर में। कहाँ पर? गंगा में मिलन आप नोट करें। गंगा में मिलन, गंगा में मिलन कहाँ होगा? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से शहरों से ये प्रवाहित होती है? तो आपको याद रखना है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और कौन सा अंतिम कौन सा हो जाएगा? गाजीपुर। प्रवाह क्षेत्र आप इसका नोट लग कर लें। प्रवाह क्षेत्र। और इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका कहाँ से होगा प्रवाह क्षेत्र? लखनऊ, सुल्तानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और उसके अलावा क्या बताया था? जौनपुर और गाजीपुर।
जौनपुर और गाजीपुर में गाजीपुर में गंगा में मिलन हो जाता है। या फिर आपसे यूं भी पूछ सकता है कि लखनऊ किसके किनारे, सुल्तानपुर किसके किनारे, तो आप याद रख सकते हैं कौन सी, गोमती के किनारे। ठीक है। इस जौनपुर की बात करें, इस जौनपुर शहर की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस जौनपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की बात करें, इसका निर्माण कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये भी आप नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक इसका निर्माण करवाता है, जौनपुर शहर बसाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसको सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद कहा जाता था। सिराज ए हिंद कहा जाता था किसे? जौनपुर शहर को। तो गोमती के बारे में ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। के बाद में गोमती, गोमती के बाद में जो नेक्स्ट नदी हमें पढ़नी है वो कौन सी हो जाएगी? रामगंगा। गोमती हमने पढ़ी। गोमती के बाद में हमें हेडिंग डालनी है घाघरा। आगे जो नदियां आएंगी छोटी छोटी हैं, जो नदी तंत्र हम पढ़ेंगे उसका जो मुख्य जो नदी है वो हमें विशेष रूप से पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। बाकी जो है अपने एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ठीक है। तो गोमती के बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें घाघरा नदी। गोमती के बाद में हेडिंग डालें घाघरा नदी। यहाँ तक नोट कर लिया तो सभी ने नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट से कर लें अगर नहीं की है तो अभी तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं बातचीत घाघरा की। इस घाघरा के उद्गम की बात करें तो ये मामचा चुंग हिमनद नेपाल से निकलती है। कौन से हिमनद से? मामचा चुंग हिमनद नेपाल से। सबसे पहले इसका उद्गम हमें याद रखना है। कि उद्गम की बात करें, मामचा चुंग हिमनद, ये मामचा चुंग हिमनद कहाँ रहेगा दोस्तों? नेपाल। कहाँ पर? नेपाल में कैलाश पर्वत के समीप। मामचा चुंग हिमनद नेपाल में स्थित है, कैलाश पर्वत के समीप। कहाँ पर रहेगा? कैलाश पर्वत के समीप। ठीक है। गंगा के मिलन में बात करें तो गंगा में कहां पर आके मिलती है, तो आपको याद रखना है छपरा बिहार में। गंगा में मिलन कहां पर हो जाएगा? छपरा बिहार में। छपरा बिहार। छपरा बिहार में आके कहाँ ये गंगा में मिलती है। इसके उपनाम की बात करें तो इस घाघरा को नेपाल में करनैली के नाम से जाना जाता है। करनैली के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी 3 सहायक नदियां हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक बार इसका उपनाम देखें। घाघरा का उपनाम क्या हो जाएगा? करनैली।
क्या हो जाएगा, करनेली। और ये करनेली कहाँ कहा जाता है इसको, नेपाल में। करनेली नेपाल में कहा जाता है। करनेली नेपाल में इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां। तीन सहायक नदियां हैं, तीनों के नाम हमें याद रखने हैं कि सहायक नदियां इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पता लगेगा किस लिए इंपॉर्टेंट है। तीन कौन कौन सी हो जाएंगी, काली, सरयू और राप्ती। काली, सरयू और राप्ती नदी सहायक नदियां तीन याद रखनी है। एक तो हो जाएगी काली नदी, एक हो जाएगी सरयू नदी, और एक हो जाएगी राप्ती नदी। तीन इसकी सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, काली नदी, सरयू नदी और राप्ती नदी। गोरखपुर शहर की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, एक बार बताएं आप सभी। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर शहर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। राप्ती के किनारे बसा है, राप्ती। और काली नदी की बात करें तो काली नदी क्यों प्रसिद्ध है, एक बार बता दें, विशेष चर्चाओं में रहती है अक्सर। काली नदी की बात करें तो जो भारत का जो काला पानी विवाद है, भारत का जो काला पानी विवाद है, भारत यानी कि भारत और नेपाल के मध्य में, या यूं कहें कि उत्तराखंड और नेपाल के मध्य में। इसका पहले तो आप उपनाम देख लें, इसके दो उपनाम आपको याद रखने हैं इस काली नदी के। कौन कौन से हो जाएंगे, शारदा और चौका। कौन कौन से उपनाम हो जाएंगे, शारदा और चौका। को शारदा नदी भी कहा जाता है, शारदा नदी, या इसको चौका नदी भी कहते हैं, चौका नदी भी कहते हैं। काला पानी विवाद जो है, पानी विवाद कौन सी नदी पे है, काली नदी पे। काला पानी विवाद किस किस के मध्य में है, आपको याद रखना है, भारत और नेपाल के मध्य में। अक्सर न्यूज में बना रहता है, आपको याद रखना है, काला पानी विवाद की वजह से ये नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी, काली नदी। किस किस के मध्य में, भारत और नेपाल के मध्य में है। इसी काली नदी के दो अन्य नाम है, इसे शारदा नदी या चौका नदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है, किसकी सीमा बनाती है, भारत में उत्तराखंड और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, उत्तराखंड और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। सीमा बनाती है, उत्तराखंड और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी, काली नदी। तो काली नदी के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने। एक बार दोबारा देखें, हम बात कर रहे हैं किसकी, घाघरा नदी की। किस नदी की बात कर रहे हैं, घाघरा की। सबसे पहले इसका हमने उद्गम देखा, कहाँ से होता है, मामचाचोंग हिमनद, नेपाल से कैलाश पर्वत के समीप ये स्थित है। इसका गंगा में मिलन कहाँ होता है, छपरा, बिहार में आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसके उपनाम की बात करें तो इसे
करनेली के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में करनेली के नाम से जाना जाता है। इस घाघरा की 3 सहायक नदियां हैं। कौन सी? काली नदी, सरयू नदी और कौन सी? राप्ती नदी। काली नदी के 2 अन्य उपनाम है, या यूं कह लें कि काली, शारदा और चौका एक ही नाम है। ठीक है, एक दूसरे के उपनाम है काली, शारदा और चौका। इस काली नदी पर ही काला पानी विवाद है, जो कि भारत और नेपाल के मध्य में है। भारत और नेपाल के मध्य में इस काली की बात करें तो उत्तराखंड और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है। राप्ती नदी की बात करें तो राप्ती नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? गोरखपुर शहर। राप्ती के किनारे एक शहर बसा हुआ है। कौन सा? गोरखपुर शहर। यहां तक एक बार आप नोट कर लें, गोरखपुर शहर। गोरखपुर शहर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। यहां तक एक बार आप नोट करें। उसके बाद में घाघरा हो गई। घाघरा के बाद में हमें कौन सी नदी पढ़नी है दोस्तों? देखिए, घाघरा हमने देखी, उसके बाद 3 नदियां बचती हैं, गंडक, कोसी और कौन सी? महानंदा। गंडक, कोसी और कौन सी? महानंदा। नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे, किसकी करेंगे? गंडक नदी की। कौन सी नदी की? गंडक नदी की। इसके उद्गम की बात करें तो नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है। सोनपुर बिहार में आके, नेपाल हिमालय से इसका उद्गम है, सोनपुर बिहार में आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसके उपनाम की बात करें तो इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। कौन सी नदी के नाम से? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। बस इतनी बात याद रखनी है अपने को, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखनी है। 3 पॉइंट है। गंडक के बाद में हम चर्चा करेंगे कोसी की। कोसी की बात करें तो कोसी कहाँ से निकलती है? हमने कल भी बताया था आपको, गोसाई धाम पर्वत से। कहाँ से निकलती है? गोसाई धाम पर्वत कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय श्रृंखला में स्थित है ये। ठीक है। इसके उपनाम की बात करें, इस कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसे कहा जाता है। नेपाल में इसे बात करें तो सप्तधारा के नाम से इसे जाना जाता है। नेपाल में इसे सप्तधारा के नाम से जाना जाता है। ये 2-3 पॉइंट हमें याद रखने हैं कोसी के बारे में। तो एक बार आप हेडिंग डालें गंडक। हम 1 बाय 1 करके चलते हैं। गंडक नदी, घाघरा, यहां तक नोट कर लें अगर नहीं किया है तो किसी ने। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें गंडक नदी। सबसे पहले आपको याद रखना है इसका उद्गम। उद्गम क्या? कहाँ से? नेपाल हिमालय से। उद्गम कहाँ से हो जाएगा? नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है। गंगा में मिलन की बात करें तो अभी क्या बताया? गंगा में मिलन। इसके गंगा में मिलन की बात करें तो कहाँ पे? सोनपुर बिहार में गंगा में आके मिलती है। सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार में आके गंगा में मिल जाती है। इसके उपनाम की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नारायणी नदी। के उपनाम की बात करें, उपनाम, तो इसका उपनाम क्या हो जाएगा? नारायणी नदी। कहाँ पे कहते हैं? नेपाल में। नारायणी नदी से कहाँ कहते हैं? नेपाल में। नारायणी नदी नेपाल में। तो गंडक के कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। गंडक के बाद में दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है कौन सी? कोसी नदी। यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 2-2 पॉइंट है। कोसी नदी। गंडक के बाद में आपको पॉइंट डालना है कोसी नदी। इस कोसी के उद्गम की बात करें तो आपको याद रखना है महान हिमालय पर स्थित गोसाई धाम पर्वत से। का उद्गम क्या बताया था?
महान हिमालय पर स्थित कहाँ से? महान हिमालय पर स्थित गोसाई धाम पर्वत से। ठीक है, गोसाई धाम पर्वत से इसका उद्गम होता है। इसके उपनाम की बात करें, इसका उपनाम इसके उपनाम की बात करें तो उपनाम आपको याद रखना है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक। बिहार का शोक इसे कहा जाता है। बिहार का शोक इसे कहते हैं। दूसरा, इसे सप्तधारा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। सप्तधारा, सप्तधारा कहते हैं, नेपाल में कहते हैं। सप्तधारा के नाम से इसे जाना जाता है, कोसी नदी को, नेपाल में। नोट कर लें एक बार यहां तक फटाफट से। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट नदी यहाँ पे बसती है, कोसी हमने देखी। हमारी लास्ट जो नदी बचती है प्यारे दोस्तों, कौन सी? महानंदा। यहाँ पे कौन सी बची हुई है? महानंदा। हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? महानंदा। कौन सी हो जाएगी? महानंदा। इसके उद्गम की बात करें तो दार्जिलिंग हिमालय से इसका उद्गम होता है और हिमालय की अंतिम सहायक नदी है। ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट अपने को याद रखने हैं। महानंदा, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे नोट करें, महानंदा। इसके उद्गम की बात करें कहाँ से? दार्जिलिंग हिमालय से। दार्जिलिंग हिमालय से इसका उद्गम होता है और गंगा की हिमालय से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी, हिमालय से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? महानंदा नदी। कौन सी हो जाएगी? महानंदा नदी। तो ये एक पॉइंट हमारा क्लियर होता है यहाँ पे गंगा नदी तंत्र का। कौन सी? यहाँ पे अपनी बाएं तट की नदियाँ कंप्लीट होती हैं प्यारे दोस्तों। अब हमारी यहाँ पे बचती हैं नीचे वाली, दाएं तट वाली। ये कौन सी? दाएं तट वाली नदियाँ। अब जो हमें चर्चा करनी है, दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। इसमें
कौन कौन सी है हमें पढ़नी है? 5 नदियां, यमुना, टोंस, करमनासा, सोन और पुनपुन। यमुना, टोंस, करमनासा, सोन और पुनपुन नदियां। तो वो नोट करके आप हेडिंग डालें, दाएं तट से मिलने वाली नदियां। गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदियां। गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदियां। गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदियां, ये आपको हेडिंग डालनी है, गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदियां। और इसमें प्यारे दोस्तों जो सबसे पहली नदी हमें यहाँ पे पढ़नी है वो कौन सी नदी रहेगी? यमुना नदी। सबसे पहली जो यहाँ पे नदी हम पढ़ेंगे वो कौन सी रहेगी? यमुना नदी। यमुना नदी। इस यमुना नदी की बात करें तो दाएं तट से, या फिर यूं कहें कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी। और इसी यमुना के बारे में हमें चर्चा करनी है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर यमुना नदी के बारे में। हेडिंग डालें यहाँ पे, यमुना नदी। हेडिंग डाल लें यमुना नदी, पीछे का नोट कर लें अगर ये नोट नहीं किया है तो पॉइंट। दाएं तट से मिलने वाली यमुना नदी। देखिए यमुना क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी सहायक रहेगी गंगा की। सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आके ये नदी गंगा में मिल जाती है। इसके उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड के, इसके उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। कौन सी नदी निकलती है प्यारे दोस्तों? यमुना नदी निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद में ये हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा के बाद में दिल्ली होते हुए, और दिल्ली से फिर कहाँ पर आएगी? ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी कि 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। गंगा और यमुना के मध्य का जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना के मध्य का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? दो, इन्हीं भी दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र या मैदानी भाग है वो क्या कहलाएगा? दोआब कहलाता है। क्या कहलाएगा? दोआब। इन्हीं दो नदियों के मध्य का जो मैदानी भाग है उसे दोआब कहते हैं। और गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसके क्या कहते हैं? रोहिलखंड दोआब। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? रोहिलखंड दोआब। रोहिलखंड दोआब। रोहिलखंड दोआब के नाम से ये जाना जाता है। इसके किनारे जो बसे हुए शहरों की बात करें, इस यमुना के किनारे 3-4 शहर आपको याद रखने हैं। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और दिल्ली। यमुनानगर और कुरुक्षेत्र कहाँ पर रहेंगे? हरियाणा में रहेंगे। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद में आपको याद रखना है सहारनपुर, मथुरा और कौन सा? आगरा शहर उत्तर प्रदेश का। तीनों ही कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। सहारनपुर, मथुरा और आगरा उत्तर प्रदेश के शहर है। इसी के किनारे, इस यमुना के किनारे एक बैराज बसा हुआ है हरियाणा में। कौन सा? हथनी कुंड बैराज। कौन सा? हथनी कुंड बैराज। इस यमुना की 3 मुख्य सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन। ये कुछ पॉइंट हैं जो यमुना नदी में हमें याद रखने हैं। तो आप हेडिंग डालें यमुना।
यमुना नदी। इसके उद्गम की बात करें, सबसे पहले आप इसका उद्गम नोट करें। उद्गम, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदरपूंछ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से, बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। के बाद में इसकी बात करें तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रवाह क्षेत्र आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में ये नदी जाती है हरियाणा, हरियाणा के बाद में ये प्रवेश करेगी दिल्ली, और दिल्ली के बाद में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ये इसका क्या रहेगा? प्रवाह क्षेत्र, यानी कि 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में। तीन राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है किसका? यमुना नदी का। इसके कुछ किनारे बसे हुए शहर और बैराज आपको याद रखने हैं। किनारे बसे शहर की बात करें, किनारे बसे शहर की बात करें तो आपको याद रखना है कौन सा? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और दिल्ली। यमुनानगर कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का। कुरुक्षेत्र हरियाणा का। दिल्ली, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के आते हैं कौन से? सहारनपुर, मथुरा और आगरा। सहारनपुर, मथुरा, सहारनपुर, मथुरा, आगरा। तीनों ही कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के शहर हैं। तीनों ही कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के शहर हैं। ये तो हुए इसके किनारे बसे शहर, किनारे बसे शहर। और एक आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके किनारे एक बसा हुआ है बैराज, एक यहाँ पे बना हुआ है बैराज, और ये कौन सा हो जाएगा? हथनी कुंड बैराज। कौन सा? हथनी कुंड। हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर रहेगा? हरियाणा। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर रहेगा? हरियाणा। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो 3 सहायक नदियां आपको याद रखनी है, चंबल, बेतवा और कैन। यमुना की 3 सहायक नदियां आपको याद रखनी है। आपको याद रखनी है सहायक नदियां, चंबल, बेतवा, कौन सी? केन।
चंबल, बेतवा और केन, 3 इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। तो यमुना में ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे आएगी टॉस। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे कौन सी आएगी यमुना के बाद में, हमें पढ़ना है प्यारे दोस्तों टॉस के बारे में। ये कौन सी है? टॉस, करमनासा, सोन और पुनपुन। टॉस, करमनासा, सोन और पुनपुन, 4 नदियां और यहाँ पे हमारी बचती हैं। तो ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या अभी कर लें? 4 नदियां हैं इसकी जो सहायक हैं गंगा नदी तंत्र की, टॉस, करमनासा, सोन और पुनपुन। ये अगली क्लास में। इसी के साथ में जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो हमारा है वो बिल्कुल छोटा सा है, तो उस एक नेक्स्ट क्लास में ये चारों नदियां प्लस में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके साथ में अपना जो उत्तरी उत्तर भारत की जो नदियां रहेंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आगे की जो नेक्स्ट 2 क्लासें रहेंगी उसमें हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। नेक्स्ट 2 क्लासों में चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। तो इस क्लास में अभी तक आपने कुछ नोट नहीं किया है तो आप चीज़ें नोट कर लें। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन। अभी तक किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड करना है। और उसके अलावा आपको ज्वाइन करना है, क्या एप्लीकेशन के अलावा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और अगर आपके कोई डाउट रहते हैं आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @हितेश शेरावत सर के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। इस आइकन के साथ में आपको प्रोफाइल मिलेगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन आपको करना ही है, और कोई डाउट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बाकी बची हुई जो नदियां हैं 4 उसके बारे में, और उसके साथ साथ में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन आप जरूर से डाउनलोड करें, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें। दोनों तीनों के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और पीछे की क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं तो वो आपको देखनी है। चैनल आप सभी को सब्सक्राइब करना है और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, क्लास को शेयर करना है। दोस्तों चलिए, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।